नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12 और राजनीति विज्ञान का 5th लेसन है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है। संघीय कार्यपालिका, इसके अंदर देखो संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति के साथ साथ प्रधानमंत्री की स्थिति और कार्य, ये पूरा जो टॉपिक है वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पर आधारित है। अब देखो बच्चों कि प्रधानमंत्री, ठीक है, इनकी स्थिति और कार्य, इसके बारे में पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक रहेगा राष्ट्रपति। संघीय कार्यपालिका, ठीक है, संघीय कार्यपालिका और कार्यपालिका का जो संवैधानिक और औपचारिक जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति को माना जाता है। संघीय कार्यपालिका क्या है, कैसे, जिस प्रकार हमने व्यवस्थापिका के बारे में पढ़ा था उसी प्रकार आज हम कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे। कार्यपालिका होती क्या है, इसका जो अध्यक्ष है वो कौन होता है। तो सबसे पहले जो कार्यपालिका है हमारे यहाँ पर संघीय कार्यपालिका का अर्थ क्या होता है कि कार्यपालिका के दो भाग होते हैं, एक होता है संसदात्मक और एक होता है अधिशात्मक। संसदात्मक जो कार्यपालिका होती है, ठीक है, संसदात्मक कार्यपालिका क्या है, एक संसदात्मक कार्यपालिका और दूसरा है अधिशात्मक कार्यपालिका। देखो बच्चों, हमारे यहाँ भारत में कौन सी कार्यपालिका है, संसदात्मक कार्यपालिका है। भारत के अंदर, ब्रिटेन के अंदर, जापान के अंदर, ठीक है, और इसी प्रकार जर्मनी के अंदर, ठीक है, किसमें है, जर्मनी में और इटली में। इन सब देशों के अंदर कौन सी है, संसदात्मक कार्यपालिका है, जबकि जो अधिशात्मक कार्यपालिका है वो है अमेरिका के अंदर और ब्राजील के अंदर। अब मैं इन दोनों में थोड़ा सा क्या है अंतर बता रही हूं। जहां पर संसदात्मक कार्यपालिका मतलब राज्य और राष्ट्र का जो शासन अध्यक्ष होता है अलग अलग होते हैं, वहां पर संसदात्मक कार्यपालिका पाई जाती है, राज्य और राष्ट्र का। दूसरा, जहां पर राज्य और राष्ट्र का एक ही अध्यक्ष या एक ही अधिकारी के रूप में कार्य करता है, वहां पर अधिशात्मक कार्यपालिका पाई जाती है। हमारे यहाँ भारत पर संसदात्मक कार्यपालिका है क्योंकि यहाँ पर राज्य का संवैधानिक जो अध्यक्ष होता है, ठीक है, सदन के अकॉर्डिंग वो उपराष्ट्रपति होता है। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री भी कार्यरत होता है, कानून की व्याख्या से संबंधित और कानून का विकास से संबंधित या अन्य कार्य से संबंधित प्रत्येक राज्य में राज्यपाल का पद होता है। राज्य के अंदर जिस प्रकार राष्ट्र के अंदर राष्ट्रपति कार्य करता है, उसी प्रकार राज्य के अंदर राज्यपाल है वो कार्य करता है। मतलब कहने का भाव है कि संसदात्मक में राष्ट्रीय और राज्य दोनों पर अलग अलग अध्यक्ष होते हैं। दोनों पर क्या होता है, अलग अलग अध्यक्ष होते हैं, दोनों अलग अलग कार्य करते हैं, लेकिन उनका जो संवैधानिक और औपचारिक जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, वो दोनों ही संवैधानिक और औपचारिक, ठीक है, औपचारिक दोनों ही जहां पर अध्यक्ष होते हैं वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। अब राष्ट्रपति के अनुसार वो क्या करते हैं, कार्य का संचालन करते हैं। इसी प्रकार वो कहते हैं कि जबकि जो फ्रांस और रूस और श्रीलंका है, ठीक है, वहां पर अर्ध-अधिशात्मक राज्य है। देखो फ्रांस, रूस, यहाँ पर कौन सा है, अर्ध-अधिशात्मक। ठीक है बच्चों, आपको समझ आ गया कि कार्यपालिका का जो स्वरूप के अनुसार में संसदात्मक, अधिशात्मक और अर्ध-अधिशात्मक शासन प्रणाली के रूप में माना गया है। और इसी के तहत हमारे यहाँ भारत के अंदर संसदात्मक प्रणाली है, अमेरिका में अधिशात्मक प्रणाली है और फ्रांस और रूस, ठीक है, और इसके अलावा श्रीलंका, इनमें कौन सी प्रणाली है, अर्ध-अधिशात्मक शासन प्रणाली है।
अब कार्यपालिका के स्वरूप के बारे में पढ़ते हैं। तो ये तो हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति के से संबंधित इसके स्वरूप का, ठीक है। स्वरूप के अंदर राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उसका पद है, तो किस अनुच्छेद के तहत माना गया है? संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना के लिए राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक और औपचारिक दोनों ही अध्यक्ष होने के नाते अनुच्छेद 52 अनुच्छेद 52 में ये कहा गया कि भारत में क्या होगा, संघ की कार्यपालिका की शक्तियों का वर्णन करते हुए पद की व्यवस्था की गई है, ठीक है। अनुच्छेद 52 में कहा गया कि राष्ट्रपति का एक पद होगा, राष्ट्रपति का पद, ठीक है बच्चों। इसके साथ साथ अनुच्छेद 53 में कहा गया कि जो कार्यपालिका है, ठीक है, कार्यपालिका का जो अध्यक्ष है, जो शक्ति है, कार्यपालिका की जो शक्ति है वो किसमें निहित होगी? शक्ति निहित होगी वो किसमें होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। किसमें निहित होगी? जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। 52 में तो राष्ट्रपति का पद है, ठीक है। उसके बाद में अनुच्छेद किसमें? 53 में, अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका की शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। इसी प्रकार अनुच्छेद 54 और 55 में राष्ट्रपति का पद से संबंधित, उनके निर्वाचन प्रणाली से संबंधित व्यवस्था की गई है। अब इसके साथ साथ भारत में राष्ट्रपति के अनुच्छेद में उसकी अधीनता, अधिकारियों के बारे में भी व्यवस्था की गई है कि किस प्रकार राष्ट्रपति का पद है या निर्वाचन किया जा सकता है। सबसे पहले ये कहा गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है उसका यूज किया गया है, ठीक है बच्चों। ये थोड़ा सा विवरण है, ये बड़ा है और अलग से एक टॉपिक बनाकर मैं इसको समझाऊंगी कि एकल संक्रमणीय मत आनुपातिक प्रणाली होती क्या है। अब उसके बाद में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए उनकी कुछ मतलब जैसे शर्तें होती हैं, कुछ व्यवस्थाएं होती है। तो ये देखो, ये दोनों सदन, मैं शॉर्टकट में एक बार बता रही हूँ कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कार्यपालिका, ठीक है, मतलब व्यवस्थापिका और राज्य संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्य मिलकर, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के इन दोनों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक है, निर्वाचित सदस्य होते हैं, वो ही क्या करते हैं? राष्ट्रपति का चयन करते हैं। मत प्रणाली कौन सी होती है? तो वो होगी एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली, ठीक है बच्चों। अब इसका चुनाव कौन सा होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है स्वयं जनता भाग न लेकर इसमें जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा चयन किया जाता है, जिसे अप्रत्यक्ष प्रणाली कहा जाता है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ पर न्यूनतम कोटा भी निर्धारित किया गया है। तो न्यूनतम कोटा कितना होता है बच्चों? न्यूनतम कोटा हिंदी में यदि करें तो आधे से एक ज्यादा, ठीक है, या फिर मैथ में करते हैं तो 50 + 1, समझ आई? या तो कहेंगे कि आधे से एक ज्यादा, या कहेंगे कि इसके क्या है 50 + 1, इसका न्यूनतम कोटा निर्धारित किया जाता है। पद से हटाने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, पद से यदि हटाया जाए तो हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया लगाते हैं। कैसे लगाते हैं बेटा? पद से हटाने के लिए महाभियोग की क्रिया।
ठीक है। महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा इन्हें पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति का पद लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और इसके अलावा, ठीक है, इनके सदस्यों के पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत। मत प्रणाली कौन सी है? एकल संक्रमण या आनुपातिक मत प्रणाली है। रूप है अप्रत्यक्ष आज्ञा। फिर है अनुपात कोटा 50+1। इसी के साथ साथ हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति की यदि योग्यता देखें, ठीक है बच्चों, यदि हम राष्ट्रपति की योग्यता देखते हैं तो योग्यता में क्या दिया गया है? योग्यता में कहा गया है कि भारत के अंदर, ठीक है, सबसे पहले यदि योग्यता देखते हैं तो योग्यता में कहते हैं कि नंबर 1 क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक, ठीक है। यदि दूसरा देखें तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? आयु 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा, वो पागल या दिवालिया ना हो, ठीक है, पागल या दिवालिया। अब देखते हैं कि चौथा, किसी लाभ के लिए पद पर ना हो, किसी भी लाभ के लिए पद पर ना हो, ठीक है बच्चों। इसके साथ साथ वो किसी सरकारी महकमे में है तो उन्हें पद से त्याग पत्र देना पड़ता है। अब इसके अलावा जो छोटी छोटी बातें और है कि भारत के संविधान में लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए वो क्या सकता है? योग्यता या उनकी सदस्यता। इसके लिए राष्ट्रपति की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अतिरिक्त सरकार के अंतर्गत व किसी भी लाभ के लिए गैर गंभीर व्यक्तियों का चुनाव लड़ने से रोकने के लिए या फिर अन्य किसी प्रस्तावों के या अनुमोदकों की भी आवश्यकता होती है। अब देखो, अनुमोदन या प्रस्तावक में और अनुमोदकों, इनमें भी 50-50 व्यक्ति की क्या होती है? इनको आवश्यकता होती है। होता क्या है कि जब हम वोटिंग करने जाते हैं या वोटिंग के लिए पेपर भरने जाते हैं तो हमें ऐसे 50 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जो ये हस्ताक्षर करे कि ये व्यक्ति है वो राष्ट्रपति पद के लिए योग्य है और इसे इस चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेने में, ठीक है, सहयोग प्रदान करते हैं। तो 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक की आवश्यकता होती है। आज का टॉपिक हम यहीं खत्म कर रहे हैं। कल आगे अपने राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का संपूर्ण विवरण पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।